हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, जो यशपाल के द्वारा लिखा गया गद्य है, विधा है। यह एमपी असिस्टेंस हॉस्पिटल या एमपी बोर्ड अनबोर्ड के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि उसी का पाठ है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। क्या दिया है यशपाल के बारे में पहले इंट्रो पढ़ते हैं। यशपाल जी का जन्म कब हुआ था? 1903 में। कब हुआ था? 1903 में। कहाँ हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। तो यशपाल जी का जन्म 1903 में फिरोजपुर के छावनी में हुआ था, याद कर लेंगे। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में से उन्होंने क्या किया? बीए किया। मतलब प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ हुई? ग्रहण करने के बाद, मतलब लाहौर से उन्होंने नेशनल कॉलेज से क्या किया था? बीए किया था। बीए करने के वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। मतलब जहाँ बीए कर रहे थे वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वह जेल भी गए और उनकी मृत्यु 1976 में हो गई। मृत्यु कब हुई? 1976। और जन्म कब हुआ था? 1903 में। कहाँ हुआ था? फिरोजपुर के छावनी में हुआ था। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। मतलब जो यशपाल जी की रचना है वो आम आदमी की स्थिति को सरोकार करती है, दिखाती है। ये यथार्थवादी शैली की विशिष्ट रचनाकार, सामाजिक विषमता, राजनीतिक पखंड, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं प्रमुख हैं। उनकी कहानी संग्रह में ज्ञानदान है। मतलब जो कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज। मतलब उनका जो उपन्यास है झूठा सच, वह उपन्यास क्या है? भारत विभाजन का त्रासदी है। मतलब झूठा उपन्यास कैसा है? उपन्यास है त्रासदी उपन्यास है। किसका? यशपाल जी का। इसके अलावा उन्होंने अमिता, दिव्या, पार्टी कमरेड, दादा कमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, उनके अनेक प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वतंत्रता और जीवन उनकी रचनागत विशेषता है। हमने क्या पढ़ा? यशपाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1903 में। कब हुआ था? फिरोजपुर के छावनी गांव में। अब मृत्यु कब हुई? 1976 में। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने यहाँ ही ग्रहण की, फिर उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज से क्या किया? बीए किया। उनका परिचय वहाँ किससे हुआ? भगत सिंह और यशपाल का जी से। उनकी कहानी में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दलिया, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखनीय है। उनका उपन्यास झूठा सच जो है यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास क्या है? एक विभाजन त्रासदी का दस्तावेज है। उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे। अमिता, दिव्या, पार्टी कमरेड, दादा कमरेड प्रमुख इनकी, तेरी मेरी उसकी बात, ये प्रमुख उनकी क्या है? उपन्यास हैं। ऐसे याद कर लेंगे। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में उसी रचना को पढ़ा जाए। मतलब उन्होंने लखनवी अंदाज ऐसे लिखा कि बिना तथ्य की कोई कहानी तो नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता। यशपाल उस पतनशील शांता वर्ग पर कटाक्ष करते जो वास्तविकता से बिखर कर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना ना लोगों की आज के समय में ऐसे परजीवी संस्कृति को भी देखा जा सकता। मतलब उन्होंने कहा कि कोई रचना, उन्होंने यह साबित किया कि बिना कथ्य की कहानी तो नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना लिख सकते हैं। इस पाठ में उन्होंने यह बताया है कि पतनशील वर्ग मतलब जो व्यक्ति बनावटी जीवन शैली का आदी है, मतलब वो दिखा रहा है कि मैं ऐसा ये कर रहा हूँ, ये ऐसा। अब हम पढ़ेंगे पाठ। क्या दिया है? लखनवी अंदाज किसके द्वारा लिखा गया? यशपाल के द्वारा लिखा गया। उन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी। दादा कमरेड, पार्टी कमरेड, झूठा सच, उसकी तेरी मेरी उसकी बात, अमिता, दिव्या, ये क्या है? यशपाल जी का उपन्यास है। कहानी में फूलों का कुर्ता,
कन्यादान, ये सब उनकी कहानी है। अब हम पढ़ेंगे मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फूंक कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर। मतलब आराम से क्या है, सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम आधी लगते, दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने, खिड़की की प्रकृति देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास के लिए था। मतलब लेखक क्या कह रहा है कि मैं अपनी कहानी को सोचने के लिए वह खिड़की के पास बैठने के लिए सेकेंड क्लास की टिकट ली थी। कैसे ली थी? सेकेंड क्लास की। गाड़ी छूट ही रही थी। सेकेंड क्लास एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेद दोस्त सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। मतलब एक व्यक्ति नस्ल के क्या है, सफेद दोस्त सज्जन बहुत सुविधा से कैसे बैठे थे, पलथी मार। सामने से दो ताजे चिकने खीरे तौलिया पर रखे थे। मतलब खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब मैं डिब्बे में गया तो उसे उसका विघ्न का क्या है, असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। मतलब उसे खीरे का संकोच हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मतलब उन्होंने कोई उत्साह, जो व्यक्ति बैठा था वह उत्साह नहीं दिखाया बैठने के लिए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आज समान में आंखें चुरा ली। मतलब लेखक मैं अपनी आंखें चुरा लिया था। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार में सेकेंड क्लास का टिकट खरीद ली। मतलब वो अकेले यात्रा करने के लिए जो नवाब साहब थे वो सेकेंड क्लास की टिकट का खरीद लिया। और अब गवारा ना कि शहर का सफेद दस उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। मतलब अकेले सफर खरीदने के लिए उन्होंने खरीदे। अब किसी की सफेद दस्त के सामने खीरा कैसे खाएं? हम क्योंकि उसे नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएगी। मतलब उस सफेद व्यक्ति ने कहा कि नवाब आप खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया कि आप सब शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की जरूर हरकत में लथेड़ लेना चाहते। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए। मतलब आप शौक करिए। उन्होंने मना कर दिया था, लेखक ने मना कर दिया कि आप शौक फरमाइए खीरे का, मैं नहीं खाऊंगा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया कि दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे लोटा उठाकर दोनों खीरों की खिड़की से बाहर से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियत से छीलकर फाकों को करीने से तौलियों पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते। नवाब साहब ने बहुत करीब से खीरे की फीकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बर्फी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्पर्श से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में सुमुख खीरे के रसदान की कल्पना से प्लावित हो रहा है। मतलब उन्हें खीरे खाने की इच्छा है। हम करकियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों की बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर गए। मतलब वो व्यक्ति क्या रईस बनता था, लेकिन उनकी नीयत या नज़रों से कोई बच नहीं सकने के लिए उनकी असलियत उतर गई। मतलब असलियत उतर गई। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वाला शौक कीजिए, लखनऊ का बलम खीरा है। मतलब आप
शौक कीजिए, ये लखनऊ का क्या है, बलम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दीजिए से ताजे खीरे की पानी फाँकी देकर पानी में मुँह जरूर आ रहा था। मतलब लेखक को पानी में खीरे को देकर पानी में मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाने की उचित समझा, मतलब वो अपने आत्मसम्मान निभाने को उचित समझे। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रहा था। मैदा भी जरा कमजोर है, किबला साफ फरमाए। नवाब साहब ने सतरन आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की से के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ उसका स्वाद लिया था, खाया नहीं था खीरा। उन्होंने बाहर फेंक दिया खिड़की से। नवाब साहब को खीरे की फीको के नाक के पास ले जाकर वासना से रस स्वादन पर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मतलब नाक तक ले गए थे रस स्वादन के लिए, फिर खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। किसने? नवाब साहब ने। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों की खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिए, मानो कह रहे हो कि यह खानदानी रईसों का तरीका, मतलब जो ये खा रहे हैं खानदानी रईसों का खाने का तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर कम कर लेना पड़ा। यह है कि खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने से इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नाफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? मतलब पेट में जो भूख लगी थी उसकी तृप्ति हो सकती है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता लेकिन होता शकील, न मुमरद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये नहीं है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकता? मतलब उनका कहने का मतलब है कि जब खीरा की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर सकता, मतलब खीरा को नाक तक ले जाने उसके स्वाद और सुगंध की कल्पना से पेट भर सकता है, वैसे ही लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? मतलब यदि लेखक की नई कहानी लिखने की इच्छा हो तो वह क्यों नहीं बन सकती, ऐसा उनका कहना था। किसका? लेखक का। हमने पढ़ा उन्होंने कौन सी लेखक ने भीड़ से बचने के लिए एकांत में अपनी कहानी को सोचने के लिए कौन से टिकट ली थी? सेकेंड क्लास की थी। उन्हें वहां क्या मिला? 150 व्यक्ति मिला, जो 2 खीरे को लिए हुआ था। एक तौलिए में उसे मतलब पानी से लेकर धुल लिया और फिर उसे तौलिए में चाकू से काटा, उसमें नमक लाल मिर्च डाला, पीस कर वो खाया। उस व्यक्ति ने पूछा भी था कि आप खाएंगे साहब लेखक से, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर उसने क्या किया? खीरे को खाया तो नहीं है, उसको नाक तक ले जाकर उसका रस स्वाद किया है। तो इसका मतलब यह रस स्वाद। ऐसे ही एक कहानी लेखक की इच्छा हो तो वह कहानी क्या कहानी नहीं हो सकती, इसका मतलब यह है। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।